जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग पूरे के पूरे बुक का पार्ट 1 और पार्ट 2 से मिलाकर सभी क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। यदि आप देखेंगे तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं अवकल समीकरण से, ठीक है ना। और बारी बारी से आपके इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स, जितने भी आपके एक्सरसाइज हैं सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं और लगभग 35 से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और हमारा प्रयास होगा कि ये 35 से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में मात्र 35 मिनट का समय लगना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। इससे पहले यदि आप नए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहली बार यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो हम आपसे ये कहेंगे कि अभी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। हाँ, सही बात कह रहे हैं, अभी आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। आप पूरा एक बार पहले देख लीजिए, पूरे वीडियो को एक बार देखिए। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, मजा आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और तब जाकर आप शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने में है। सवाल कहता है कि अवकल समीकरण 1 प्लस dy बटा dx का होल स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर वाई बटा dx स्क्वायर की कोटि और घात कितनी है। सवाल आपके सामने में है। जवाब आपका यह होना चाहिए कि इसकी कोटि और घात कितनी है। हम आपको बता दिए हैं कि कोटि और घात यदि चेक करना है तो इसमें यह देखना है कि दिए गए अवकल समीकरण में सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कहां पर हुआ है। जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होगा वह उसकी कोटि कहलाएगा। और दूसरी बात यह है कि जिसका कोटि उसका घात, जिसका कोटि उसका घात। अब जिसका कोटि आप देखेंगे उसी के होल पावर में देखिएगा, ओकरे टिकी पर देखिएगा कि कितना है, मुझे कि नहीं। तो जो उसके पावर में होगा वो उसका पावर कहलाएगा, यानी घात कहलाएगा। देखिए यदि देखेंगे तो यहां एक बार डिफरेंशिएशन है, यहां 2 बार डिफरेंशिएशन है, मतलब सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन यहां किया हुआ है। इसकी कोटि हो जाएगा 2 और जिसकी कोटि उसी का घात, ठीक है ना, जिसकी कोटि उसी का घात। अब इसका 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है तो इसकी कोटि 2 हो जाएगा और यदि घात पूछेगा तो इसी के होल पावर में देखेंगे तो इसका घात है आपका 3 के बराबर। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है कोटि 2 घात 3, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, देखिएगा। अवकल समीकरण dy बटा dx प्लस y बटा x बराबर y स्क्वायर बटा x स्क्वायर का समाकलन गुणांक क्या है। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर प्रश्न में कुछ गड़बड़ी है, यहां पर y नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। अब क्यों नहीं होना चाहिए, पहले एक बार आप समझिए कि यहां पर y क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए हम आपको बताए हैं कि जब भी अवकल समीकरण का समाकलन गुणांक निकालने के लिए कहेगा आपको, समाकलन गुणांक मतलब होता है IF, जिसको कहते हैं इंटीग्रल फैक्टर, ठीक है ना। IF मतलब होता है इंटीग्रल फैक्टर। तो जब भी आपको कहे कि इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालना है तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। dy बटा dx एकदम अकेला होना चाहिए, बिल्कुल अकेला दिख रहा है, उसके साथ कोई नहीं है। यदि होगा भी तो कान पकड़ के हटा देंगे। उसको हटाने का तरीका बताए हैं कि यदि गुना में रहेगा तो उतने से भाग में रहेगा तो उतने से गुना, हट जाएगा। चलिए, तो यहां बिल्कुल dy बटा dx अकेला है। इसके बाद यदि यहां पर y है तो यहां y होना चाहिए और y के साथ कोई फंक्शन x वाला होना चाहिए और बराबर के दूसरे साइड भी x वाला ही फंक्शन होना चाहिए, y वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहां y आ गया इसलिए ये आपका गलत हो गया, ठीक है ना। ये y नहीं होना चाहिए। अच्छा, मान लिया जाए कि y नहीं है और ये प्रश्न आपका है और तब जाकर कहता है कि इसका समाकलन गुणांक निकाले। वेरी इजी। सबसे पहले आप देख लीजिए कि dy बटा dx है, इसके साथ यहां y है, फंक्शन आपका x वाला है, इधर भी फंक्शन x वाला है, मतलब समाकलन गुणांक निकालना आसान है। करना क्या है, e के पावर में y के साथ में जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन, y के साथ में क्या है 1 बटा x dx, यह हो जाएगा आपका e के पावर 1 बटा x का इंटीग्रेशन log x होता है, ठीक है ना। और यहां देखिए कुछ नहीं है तो यहां पर 1 है ना, log के आगे यदि कोई कांस्टेंट नहीं है तो 1 है। अच्छा, आपको यह भी पता है कि यदि e के पावर में log है तो उसके आगे जो कांस्टेंट रहेगा पूर्णांक के पावर में चला जाएगा, बाकी सब खत्म। x के पावर 1, x के पावर 1 मतलब x, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर। अगला सवाल बारी बारी से देखेंगे। हाँ, ये सवाल बहुत मजेदार है भाई। e के पावर x का इंटीग्रेशन सब जानता है, पूरा जहान जानता है कि e के पावर x का इंटीग्रेशन ज्यों का त्यों होता है, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है ना भाई। अब जो सीमा का मान है वो तो लिखना पड़ेगा, पहले उच्च सीमा का मान x के जगह पर, फिर निम्न सीमा का मान x के जगह पर।
ई के पावर में उच्च सीमा का मान b माइनस ई के पावर में निम्न सीमा का मान a, तो हो जाएगा ई के पावर में b माइनस ई के पावर में a, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन आपका है, वाह गजब का सवाल है, पहले समझिए। अभी हम आपको पिछले कई वीडियो से बता रहे हैं कि हम देखें यूट्यूब पर कि ऐसे सवालों को लोग क्या कहते हैं, सुनो देखो देखो, क्या माइनस ए से ए है ना, जब भी ऐसा आएगा ना तो जीरो लिख देगा। कान पकड़ के दूध तबड़ा करने से लगेगा ना, दिमाग होश में आ जाएगा। खाली माइनस से प्लस रहेगा, जीरो हो जाएगा। उससे ये सवाल है कि माइनस π/2 से π/2 हमने यहां लिखा है और फंक्शन को लिख दिए sin स्क्वायर एक्स। बताओ इसका आंसर कितना होगा। ट्रिक बनाने चला है? कॉपी पेस्ट मारने से होता है, कॉपी पेस्ट मारने से मेहनत करना होता है। इसके लिए हम इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक ना। कॉपी पेस्ट मारने से काम नहीं चलेगा। सुनो सुनो, माइनस ए से ए रहेगा ना, जीरो लिख देना इसका इंटीग्रेशन। अच्छा होगा जीरो इसका इंटीग्रेशन, बताइएगा इसका इंटीग्रेशन जीरो होगा नहीं होगा। यह कॉन्सेप्ट ही गलत है जो भी लोग ऐसे बता रहे हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां देखिए सही है कि माइनस ए से ए रहेगा, ठीक है ना। माइनस ए से ए रहेगा मतलब जो सीमा का मान ऊपर में है वही सीमा का मान नीचे रहेगा, ऊपर में प्लस में नीचे में माइनस में, यह बात ठीक है। लेकिन अंदर में जो फंक्शन रहेगा ना, अंदर में फंक्शन, वो फंक्शन होना चाहिए विषम फलन। ये ध्यान में रखिएगा, वो फंक्शन क्या होना चाहिए, विषम फलन। भाई विषम फलन होना चाहिए। अब विषम फलन की पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि कौन विषम फलन है? एकदम सिंपल है, सुनिए तो एकदम सिंपल है। साइन, टैन, कॉट, कॉसेक के पावर में यदि विषम संख्या है तो समझ लीजिए विषम फलन है। साइन, टैन, कॉट, कॉसेक के पावर में यदि विषम संख्या है तो समझ लीजिए ये सब विषम फलन है, ठीक है ना। ये सब विषम फलन है। इसके अलावा x के पावर 1, x के पावर 3, x के पावर 5, x के पावर 7, यानी किसी भी बहुपदीय फलन के पावर में यदि विषम संख्या है तो वह भी विषम फलन है, ठीक है ना। हाँ तो यहां देखिए साइन है, अब पावर में 3 है तो 3 विषम संख्या है, इसलिए विषम फलन है। विषम फलन का इंटीग्रेशन 0 के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। विषम फलन है इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 के बराबर होगा। क्लियर हो गया। अगला सवाल, हाँ फिर से देखिए, अब आप ही बताइए ना, क्वेश्चन आपके सामने में देखिए, माइनस ए से ए और tan के पावर में 1, तो एक विषम संख्या है नहीं। माइनस ए से ए और tan के पावर में 1, तो एक विषम संख्या है। और आपको भी जस्ट बताए हैं कि विषम फलन होगा तो इंटीग्रेशन 0। विषम फलन है इसलिए इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 के बराबर, ठीक है ना। विषम फलन है इसलिए इंटीग्रेशन कितना होगा, 0 के बराबर। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिएगा यहां पर ध्यान से देखेंगे, 2 बाहर में है, 1/1 प्लस 4x²। आप इसको ऐसे समझिए, 2 को ज्यों का त्यों रखिए, 1/1 प्लस 4x² को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dx। अब आप इसको मान लीजिए एक बार, ठीक है ना, मान लीजिए y। जैसे ही इसको y मानेंगे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x के बराबर, सॉरी 2x नहीं, हाँ 2x को मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। सॉरी, यदि हम इसमें से 2x को मान लेते हैं, स्क्वायर वाला को छोड़कर 2x को मानते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 2 के बराबर। नहीं तो ये हो जाएगा आपका dx का मान हो जाएगा dy/2, ठीक है। अब जैसे ही इस मान को हम इसमें रखेंगे क्या हो जाएगा, देखिए 1/1 प्लस 2x के जगह पर कितना रखना है, y, ये हो जाएगा y² और dx के जगह पर हो जाएगा आपका dy/2। 2 पहले से यहां दिख रहा है आपको, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। 1/1 प्लस y² का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस में c, y का जो मान आपने माना है यहां पर रख दीजिए। y का मान क्या माने हैं भाई, 2x, यहां रखेंगे 2x और प्लस क्या हो जाएगा c। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे आप सभी, ऑप्शन चेक करेंगे, tan इनवर्स 2x प्लस c, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। tan इनवर्स 2x प्लस c ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अगला सवाल देखेंगे, 1/1 माइनस x² का साइन इनवर्स x होता है, सब जानता है, माइनस लग जाएगा तो कॉस इनवर्स x। यदि इसी में लग जाए कि 1/√1 माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है ना, इसका हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स x, ठीक है। यदि यही आपसे पूछ दे कि 1/1 प्लस tan² x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स x। यदि इसी में आपसे पूछ दे कि -1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या होगा,
इसका हो जाएगा कॉट इनवर्स x। इसी में आपसे पूछ दे कि 1 बटा में x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक इनवर्स x। इसी में यदि आपसे पूछ दे कि -1 बटा में x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉसेक इनवर्स x। ठीक है ना। एक सवाल आपसे पूछा गया है, 4 फॉर्मूला 5 फॉर्मूला एक्स्ट्रा आपको दिया गया है। ठीक है ना, कुछ भी पूछेगा जवाब आपको देना ही है। अगला प्रश्न सवाल है कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाए जबकि 3 बाहर में। आपको पता है कि रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है। ठीक है ना, आप सबको पता है कि रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है। और होल पावर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए करते हैं, नीचे वाला को जोड़कर ऊपर में लिखेंगे और बटा वाला को ज्यों कहते हो, नीचे वाला को जोड़कर ऊपर में लिखेंगे तो x के पावर हो जाएगा 2 3 बटा में 2। इसी को पलट कर आगे लिख देंगे प्लस में c। 3 से 3 आपका कट जाएगा, 2 इंटू एक्स के पावर 3/2 प्लस में c, 2 इंटू एक्स के पावर 3/2 प्लस c। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सबका, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपका है कि tan kx का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अरे बहुत सिंपल है, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। ठीक है ना, जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों रखना है, x के साथ में जो कांस्टेंट है उसको बाहर में लिखना है, तो आपका डिफरेंशिएशन बन जाएगा। tan का डिफरेंशिएशन करने के लिए tan का जो डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x उसको लिखना है। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, जो उसके कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, लेकिन x के साथ में जो कांस्टेंट है उसको बाहर करेंगे तो आपका डिफरेंशिएशन बन जाएगा। यानी हो जाएगा k इंटू सेक स्क्वायर के एक्स, सॉरी ये नहीं है, k इंटू सेक स्क्वायर के एक्स, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, k इंटू सेक स्क्वायर के एक्स, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न लॉग रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। बहुत आसान है, लॉग रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको बताया कि यदि फंक्शन लॉग वाला हो, x के पावर में देखिए रूट का मतलब 1/2 होता है ना, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। तो यहां पर फंक्शन लॉग वाला है और x के पावर में 1/2 है। हमने आपको बताया है कि पावर वाला को ऊपर में, x को नीचा में, डिफरेंशिएशन बन गया। यानी इसका हो जाएगा 1/2x के बराबर। ठीक है ना, इसका हो जाएगा आपका 1/2x के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, सवाल है कि sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या है। देखिए तो sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या है, तो sin का डिफरेंशिएशन होता है cos, कोणांक वाला को ज्यों कहते हैं, x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगे में लिखेंगे। ठीक है ना, sin का डिफरेंशिएशन होगा cos, x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बाहर में लिखेंगे, 2 cos 2x, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, log 3 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। सिंपल है, log 3 के पावर x का डिफरेंशिएशन, जितना फंक्शन होगा उतनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, सबको गुना में लिखेंगे। जितना फंक्शन होगा उतनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, सबको गुना में लिखेंगे। ये हम ऑब्जेक्टिव का मास्टर ट्रिक आपको बता दिए थे कि जितना फंक्शन होगा उतनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, सबको गुना में लिखेंगे। सबसे पहले log का डिफरेंशिएशन 1 बटा में जो कोणांक में रहेगा ज्यों का त्यों। ठीक है ना, इसके बाद ये हो गया a के पावर x का डिफरेंशिएशन, तो होता है a के पावर x इंटू लॉग a। ये आपका कैंसिल हो गया, log 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर। अगला सवाल आपके सामने में है e x के पावर 3, e x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन। देखिए यहां पर भी दो फंक्शन है, जितना फंक्शन उतनी बार डिफरेंशिएशन, सबको गुना में लिखना है। जितना फंक्शन होगा उतनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, सबको गुना में लिखेंगे। e के पावर वाला का ज्यों का त्यों होता है, x के पावर 3 का हो जाएगा 3x स्क्वायर, यानी इसका हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर इंटू ई एक्स के पावर 3। ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लीजिए आप। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के बराबर। अगला सवाल क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है आपका, हाँ ये क्वेश्चन डिटरमिनेंट का है। आपको बता दें कि डिटरमिनेंट में जो है, डिटरमिनेंट के गुणधर्म को यदि देखा जाए तो उसमें आपको बताया गया है कि यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ के संगत अवयव बराबर हो जाए तो डिटरमिनेंट का मान 0 हो जाएगा। यदि किसी तो डिटरमिनेंट के कोई 1 पंक्ति या कोई 1 स्तंभ के सभी अवयव बराबर हो जाए तो डिटरमिनेंट का मान 0 हो जाएगा। यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ के संगत अवयव समानुपाती हो जाए तो भी डिटरमिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाएगा। और यदि किसी डिटरमिनेंट के सभी अवयव, पंक्ति के जितने भी अवयव हैं सभी एपी में हो जाए तो भी डिटरमिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाएगा। एक बार चेक किया जाए कि हम इसमें चाहते क्या है। यदि हम चाहते हैं कि ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और चाहते हैं कि सबको आपस में जोड़ दें ना, मान लीजिए कि C1 में क्रिया करते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों के तीनों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है ना, तो जैसे ही सबको आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पता है, ये देखिए a प्लस बी पर, ये b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा
ओ यहाँ पर दुगो सी लिखा गया, ये मिस्टेक है, यहाँ पर ए होना चाहिए। हाँ, ये ए से ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, यहाँ देखिए ये सब कट जाएगा आपस में। जब सभी कट गया तो कुछ नहीं बचा, जीरो, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका जीरो के बराबर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल कहता है यदि एबीसी समांतर श्रेणी में हो तो सारणिक इतना का मान ज्ञात करें। आपको बताए हैं कि यदि कोई सारणिक के अवयव समांतर श्रेणी में हो तो उसका आंसर हमेशा जीरो के बराबर होगा। यहां पर लिख दिया है कि एबीसी समांतर श्रेणी में, आंसर जीरो के बराबर। देखिए ना, ये देखिए, ये सेम टू सेम है, इसके बीच का अंतर बराबर है, ये सेम टू सेम है, इसके बीच का अंतर बराबर है, ये सेम टू सेम है, इसके बीच का अंतर बराबर है। कहेंगे कि एबीसी के बीच का अंतर बराबर कैसे हो गया भाई? अरे सिंपल है, एबीसी के बारे में कह रहा है कि समांतर श्रेणी में है तो बराबर नहीं होगा, या कह तो रहा है कि एबीसी समांतर श्रेणी में तो बराबर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि x प्लस वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा स्क्वायर वन। अच्छा, एक चीज पहले समझिए, आपको पता है कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान जीरो के बराबर होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान जीरो के बराबर होता है, ये क्लास 11th में आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान जीरो के बराबर होता है। यहां पर सवाल कह रहा है कि पूरे के पूरे का मान जीरो के बराबर। सुनो, तो यदि पूरे के पूरे का मान जीरो के बराबर है तो एक्स के जगह पर कितना होगा? ए प्यारे, ये तीन को जोड़ के देखो, ये तीनों को देखो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, सॉरी, इसको वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो आ रहा है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो आ रहा है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो आ रहा है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो आ रहा है। मतलब जब ये आपस में जीरो है तो एक्स के जगह पर कितना होगा? एक्स के जगह पर कितना होगा कि जीरो हो जाए? तो एक्स के जगह पर भी जीरो होने वाला है, तो पूरे के पूरे जीरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, हाँ, अरे भाई ये तो सिंपल है एकदम, गुना करने के लिए कह रहा है। अब पता है कैसन वाला गुना है, ये खाली दिमाग गरम कर रहा है ना। देखिए 1001, इसका मान होता है आई, इसका वैल्यू होता है 1 के बराबर। इसको कहते हैं तत्समकव्यू, नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं I2, यही तो कहते हैं I2। और आपको पता है कि जिसका मान 1 के बराबर हो जाए, यदि उसको किसी संख्या से गुना कर दिया जाए तो क्या उस संख्या का मान बदलेगा? हम कहेंगे 5 को 1 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 5 है ना, बदलेगा नहीं ना। 6 को 1 से गुना कीजिए 6, 7 को 1 से गुना कीजिए 7, 8 को 1 से गुना, सिंपल। तो यदि हम 1 है तो 1 से ओए होए 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 मौज कर दी, ये प्लस है, जोड़ना है। सुनिए, जोड़ना है तो आसान है। चले पहला वाला को पहला वाला से, दूसरा वाला को दूसरा वाला से, तीसरा वाला को तीसरा वाला से, चौथा वाला को चौथा वाला से। 1 और 0 को जोड़ेंगे 1, 1 और 0 को जोड़ेंगे 1, 0 1 को जोड़ेंगे 1, 1 0 को जोड़ेंगे 1। गुना के लिए वैसा होता है 1 1 1, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, यदि गुना में रहता ना तो ज्यों का त्यों हो जाता, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ज्यों का त्यों हो जाता है। अगला सवाल, यहां देखिए 1 1 1 का स्क्वायर कर दिया है, 3a के बराबर हो जाएगा, ला 3a के बराबर। अगला सवाल, इसके पावर में 3 है, नहीं, इसके पावर में कितना है? 3 है, माने इसको 3 बार गुना करने के लिए कहा जा रहा है। a के पावर 3 है, गुना करे क्या? पहले a स्क्वायर निकाल दे, क्या 1 -1 -1 1, ठीक है। फिर हो जाएगा a स्क्वायर का मतलब a गुने a 1 -1 और 1। चलो भाई गुना करो, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, माइनस माइनस प्लस 1, फिर हो जाएगा आपका -1 ना, ये हो जाएगा आपका -1। इधर कितना? -1 1 प्लस 1, ठीक है। कितना हो जाएगा देखिए तो 2 2 2 2, ओहो माइनस भी है, इसमें माइनस इसमें माइनस। अब इसको एक बार और गुना करना है, किससे? 1 -1 और 1 से ना। अरे भाई 4 हो जाएगा, 4a के बराबर हो जाएगा, ले हटा। अगला सवाल कहता है यदि एक वर्ग अभिव्यव a इस प्रकार है कि 3a के पावर 3 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस i बराबर 0, तो a इनवर्स का मान पूछा है। प्यारे ध्यान से सुनो, जब आपसे कहे कि a इनवर्स का मान निकालना है, क्या करोगे पता है? क्या करोगे पता है? सबका एक को पावर कम कर देना। देखो 3 एक पावर 3 है ना, पावर 2 पावर 2 है ना, तो पावर 1
एक पावर 1 है ना, तो पावर 0, पावर 0 का मान 1 हो जाता है, तो हो जाएगा पावर 0 का मान 1 है, 1 को आई कहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद सब का चिन्ह बदल देना, सब प्लस प्लस में है तो सब में माइनस माइनस लगा दो, एक के बार में आंसर, एक के बार में आंसर देख लीजिए। 3a² माइनस 3a² माइनस 2a माइनस 5i कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। इसका आंसर कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। अगला सवाल देखिएगा, हाँ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स एक्स का, और आपको ऐसे पता है कि 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला होता है। एक होता है साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक होता है आपका tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक होता है आपका cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि आप चेक करेंगे तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स एक्स, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा cot इनवर्स 1 बटा एक्स, तो cot को यदि पलट दिया जाएगा तो tan बन जाएगा ना, cot को पलट देंगे तो tan बन जाएगा। अगला सवाल, साइन इनवर्स माइनस एक्स का साइन इनवर्स के रूप में हो, अंदर में माइनस लगल हो, तो माइनस को बाहर करेंगे, मान को ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है ना, माइनस को बाहर करेंगे, मान को ज्यों का त्यों लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल क्या है, देखिए कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, देखिए कॉसेक इनवर्स के रूप में हो, अंदर में माइनस लगल हो, तो माइनस को बाहर करेंगे, मान को ज्यों का त्यों लिखेंगे, माइनस को बाहर करेंगे, मान को ज्यों का त्यों लिखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। माइनस को बाहर करेंगे, मान को ज्यों का त्यों लिखेंगे। आपको एक बार छोटा सा हम कॉन्सेप्ट बता दे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स और cosec इनवर्स माइनस एक्स, इसके बाद 3 गो और बच गया, cos इनवर्स माइनस एक्स, cot इनवर्स माइनस एक्स, फिर sec इनवर्स माइनस एक्स। सुनो ध्यान से, इधर सुनो ध्यान से, साइन tan cosec, अंदर में माइनस रहेगा, माइनस को बाहर कर लेना है, मान को ज्यों का त्यों लिख देना है, ठीक है ना। अंदर में माइनस रहेगा, माइनस को बाहर कर लेना है, मान को ज्यों का त्यों लिख देना है, अंदर में माइनस रहेगा, माइनस को बाहर कर लेना है, मान को ज्यों का त्यों लिख देना है। बाकी जो 3 गो बच गया, बाकी जो 3 गो बच गया cos cot और sec, इसके माइनस को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा पता है, सुनिएगा, माइनस को हटाना है, पाई में से घटाना है, समझ में आया बात, किसमें, cos cot sec, ठीक है ना। माइनस को हटाना है, पाई में से घटाना है, याद रहे दोस्तों माताओं एवं बहनों, माइनस को हटाना है, पाई में से घटाना है, माइनस हट गया, पाई में से घट गया, तो माइनस को हटाना है माने पाई में से घटाना है, तो पाई में से घटा दिए, माइनस हट गया, किसको घटाना है, तो ओकरे घटाना है, एकरे ना घटाना है, एकरे घटाना है, तो cos इनवर्स x, पाई माइनस कितना है cot ना, cot इनवर्स x, पाई माइनस सेक इनवर्स x। उम्मीद है कि अब आप ऐसे प्रश्न में बिल्कुल गलती ना करेंगे कभी भी, ठीक है। अगला सवाल, हाँ सवाल है कि fx बराबर इतना, gx बराबर इतना, तो फॉग निकालिए। वाह क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है? प्रचार देखा है आज भारत और इसका ऑस्ट्रेलिया का मैच है ना, उसमें यह प्रचार एक बार पक्का आएगा। आपके इंडिया में क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, नहीं चलिए फॉग निकालने का मतलब क्या होता है, फॉग निकालने का क्या मतलब होता है कि fx वाला फंक्शन में x के जगह पर, इसका मतलब fx वाला फंक्शन में x के जगह पर gx का मान रखना है, fx वाला फंक्शन में x के जगह पर किसका मान रखना है, gx का मान रखना है, ये ना है gx का मान, रख दिए, फॉग निकल गया, ये 3 से 3 कट जाएगा, 8x, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऐसे फॉग निकाला जाता है, ठीक है ना, हाँ ये फॉग निकालना जाता है इससे। अगला सवाल है कि यदि संक्रिया स्टार, इसको संक्रिया पढ़ा जाता है, संक्रिया परिभाषित है कि a संक्रिया b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो एक संक्रिया 2 और संक्रिया 3 का मान कितना होगा, सुनिए सॉरी 5 है, 3 ना है 5 है,
हाँ कितना होगा, पहले सुनो, पहले इसका निकालो संक्रिय। अरे सिंपल है, ऐसे इसको तुलना करो तो ए के जगह पर बी के जगह पर ना दिख रहा है, तो एन भर ए के जगह पर 1 प्लस बी के जगह पर 2, 2 के स्क्वायर 4 1 5 ना, माने एक का मान 5 निकल गया, तब कितना हो गया 5 संक्रिया 5, माने अब ए के जगह 5 और बी के जगह 5, इधर भी ए के जगह 5 बी के जगह 5, 5 के स्क्वायर 25, 5 के स्क्वायर 25, 25 25 50, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि कोई फंक्शन f(x) है 3x - 4, तो f इनवर्स x का मान क्या होगा। सिंपल है, x का मान निकालिए, f इनवर्स x निकल जाएगा। ये माइनस में इधर प्लस में 3 गुना में है तो भाग में, तो हो जाएगा आपका x + 4/3, ये है f इनवर्स x का मान। क्लियर है, ये किसका मान है, f इनवर्स x का मान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सवाल आपका है कि fx1 बराबर fx2, यदि दोनों के दोनों आपस में बराबर हो जाए इसको कहते हैं एकाकी फलन। अगला क्वेश्चन, fx बराबर इतना है, gx बराबर इतना है, तो गॉफ निकालना है। अच्छा, गॉफ माने की समझ लो, gx वाला फंक्शन में x के जगह पर fx रखना ही गॉफ कहलाता है ना। gx वाला फंक्शन में x के जगह पर fx का मान रखना है। देखा था, gx वाला फंक्शन कहती है तो 2x + 3, इसमें x के जगह पर केकर मान, fx के मान, x² - 1 2 से गुना 2x² - 2 + 3 ना, कितना हो जाएगा 2x², और 3 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1, यानी 2x² + 1। चेक करो, ऑप्शन नंबर ए 2x² + 1, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, tan 1 √3 - cot 1 √3, tan में √3 कितना का मान, tan में √3 60 डिग्री का मान, यानी कि π/3 का मान। अब माइनस देखिए, cot 1 के रूप में है, अंदर में माइनस लगल है। अभी जस्ट आपको बताए हैं कि यदि cot 1 के रूप में हो, अंदर में माइनस लगल हो, तो माइनस को हटाना है, पाई में से घटाना है, कितना, तो cot में √3 होता है आपका 30 डिग्री का मान, यानी π/6 घट जाएगा। π/3 - 6 पाई में से पाई घटेगा, 5π/6। ले भाई, इसका लॉस हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2π -5π घट के हो जाएगा -3π, बट्टा में 6, ये 2 बार कट गया, इसका आंसर हो जाएगा -π/2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा -π/2 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, tan 1 माने tan में 1 कितना का मान, 45 डिग्री का, यानी π/4 का मान। लास्ट क्वेश्चन, साइन sec 1x + cosec 1x, साइन को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, sec 1x + cosec 1x बराबर क्या होता है π/2, और आपको पता है कि साइन 90 डिग्री का मान 1 के बराबर होता है। ये सबको पता है, आपको पता है तो कौन सी बड़ी बात है, साइन 90 डिग्री का मान 1 के बराबर होता है। तो इस तरीके से लगभग हम लोगों ने 35 क्वेश्चन को देखा, ठीक है ना, 32 या 35 क्वेश्चन को देखा है, ठीक है ना। वक्त कितना लगा है, सिर्फ 28 मिनट का, ठीक है ना। हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप बोर्ड एग्जाम में 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट का टाइम लीजिएगा। हम आपको सिखा के मतलब ऐसे पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, तभी तो इतना वक्त लग रहा है ना। लेकिन आप जब बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो आप किसको सिखाइएगा, आपको खुद से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में आपके पास वक्त होना चाहिए 20 से 25 मिनट का। इतना समझ लीजिए कि 25 मिनट में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब एक टारगेट लेके चलना है। भले वो 30 मिनट हो जाए, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आपको एक टारगेट लेके चलना है कि 25 मिनट में सॉल्व करना है। बाकी जो समय आपके पास बचेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव में ज्यादा वक्त लग जाएगा और एग्जाम से बाहर निकलिएगा तो यही रोइएगा कि सर तनी और टाइम मिल जाता ना तो सब्जेक्टिव बना देते ना, तो सब्जेक्टिव छूटेगा। क्यों छूटेगा पता है, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से नहीं बना रहे हैं, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में जाकर, तभी आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सब्जेक्टिव तरीके से बना रहे हैं तो 50 क्वेश्चन को बनाने में 2 घंटा का टाइम लीजिएगा। 2 घंटा का टाइम ले लिए तब तो आप डूब गए। 50 को तो सही हो जाएगा मान लीजिए, लेकिन बाद बाकी आपका सब चला जाएगा, ठीक है। इसलिए आपसे हम बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव तरीका है, जो टेक्निक हमारा है, आप उस टेक्निक का प्रयोग करें और उससे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमेशा उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करें और उससे आप बेहतर तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है ना। हाँ, उम्मीद है कि आज का सेशन आप सबों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो भी नए लोग हैं अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेहतर लगा तब।
ना लगा तो कोई बात नहीं, नीचे डिसलाइक वाला बटन भी होगा, इन्ना उल्टा अंगूठा वाला, इन्ना वाला, हाँ ओकरे दाब के चल जाइएगा, बुझे कि नहीं। इससे कुछ तो हमको पता चलेगा कि कोई ऐसे भी तो हैं जिनको ये पसंद ना आया। अगली बार थोड़ा सा और मेहनत करने का प्रयास करेंगे और कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हाँ, कमेंट बॉक्स में बेहतर लगा तो जरूर लिखिएगा, ना लगा तो जो लगा वही लिखिएगा। हम ये भी कह रहे हैं कि जो लगा वही लिखिएगा, अच्छा लगा तो अच्छा लिखिएगा, यदि आपको कुछ गलत लगा तो लिखिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम सुधार करें उसमें। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।